देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा ना परिसंचरण तंत्र, ना परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र जैसे आप लोग पढ़ लिए हैं क्या, पाचन तंत्र खत्म, श्वसन तंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम, सिस्टम से पढ़ा जा रहा है। पहला सिस्टम क्या था, पाचन, उसका पोस्टमार्टम हो गया था पूरा या विधिवत पढ़ा गया था। इसके बाद श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र के बाद आता है क्या, परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। हम लोगों के शरीर में परिसंचरण होता है ना। क्या परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक ले जाना, वही ना होता है, यानी बहाना, यानी फ्लो करता रहना चाहिए। तो हम लोगों के शरीर में क्या फ्लो करता है, ब्लड, ब्लड करता है ना। तो देखिए वही होता है क्या कि ब्लड को देखा जाता है ना, हम लोग के शरीर में ब्लड को क्या होता है, फ्लो करता है। जैसे पाचन तंत्र में हम बताए थे, सही से बैठिए कुर्सी पर, नहीं आपको दिक्कत हो रही है तो कुर्सी पर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारी वाली कुर्सी पर बैठ जाइए, पैर में मोच आ गया है, बरसात का मौसम है, पैर कहीं स्लिप कर गया होगा। तो देखिए क्या होता है ना कि पाचन तंत्र में हम पढ़ाए थे आप लोगों को, पाचन तंत्र में ना जो छोटी आंत थी, छोटी आंत में क्या पाया गया था, रसांकुर, रसांकुर ना। और वहां से रसांकुर से जो पौष्टिक आहार था उसको किसको दे रहा था, ब्लड को, ब्लड को दे रहा था ना। पाचन तंत्र में तो यही बताए थे कि छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंगुली के समान फर रहते हैं, और वो क्या करते हैं, पौष्टिक आहार ले लेते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद किसको दे देते हैं, ब्लड को। अब ब्लड क्या करता है, एनर्जी पा जाता है। जैसे नहीं होता है कि किसी का पेट दर्द कर रहा है तो दवा खाता है तो पेट में जाता है, तो वो तो ठीक में समझ में आता है। लेकिन किसी का सर दर्द करता है तो, किसी का सर दर्द करेगा तो क्या करेगा, टेबलेट खाएगा, तो वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है ना, अमाशय में जाता है। तो अमाशय में जाता है नीचे, लेकिन सर दर्द सही हो जाता है। क्या कारण होगा, वो जाकर ब्लड में मिलेगा तभी ना, क्योंकि ब्लड ही है ना जो चारों तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। हम लोग के शरीर में चारों तरफ ब्लड है ना होता है जो चारों तरफ फ्लो करते रहते हैं। यानी हम खाए थे, अमाशय में गया था, अमाशय लेकर कहाँ चला गया होगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत से कहाँ मिला होगा, रसांकुर उसको खींच लिया होगा, और तुरंत क्या हो जाते हैं, ब्लड ले लेता है, और काम ये तुरंत कर देते हैं। क्योंकि वो टेबलेट है, पेट में अमाशय में जाते जाते वो क्या हो जाता है, गल जाता है, और गलते ही चारों तरफ से क्रिया करते रहता है, चारों तरफ फ्लो कर जाता है, और जिसकी वजह से सर दर्द क्या हो जाता है, सही हो जाता था। हम बचपन में सोचते थे सर दर्द कर रहे हैं तो हम उल्टा हो जाएं, दवाइयाँ खाकर उल्टा हो जाएं। तो दवाइयाँ मुँह में डालेंगे तो उल्टा होंगे तो कहाँ जाएगा, सब नकिया से बाहर निकल आएगा जी, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे एक बच्चे को दूध पिलाते हैं मम्मी लोग, तो ऐसे ही सुला देती हैं, उसको नेपल डाल देती हैं, पता चलता है थोड़ी देर के बाद मैं दूध एकदम बाहर होने लगते हैं दूध। क्यों, छोटा बच्चा है ना। अब बताइए छोटा बच्चा है एकदम भाई से आई, इसी पर इसको सुला दिए हैं, तो उसका जो अमाशय होगा सीधे दम न होगा, तो वो दूध पिलाती हैं तो दूध क्या हो जाता है, निकल जाता है। अगर वही जो है हल्का सा ऐसे कर पिलाएं, हल्का सा, तो क्या होगा, अमाशय में रहेगा, लेकिन अमाशय के पास इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो दूध को बाहर फेंक पाए। अब ऐसे है, सपाट है तो वो तो अंदर रिटर्न जा सकता है, लेकिन हल्का सा इस तरह कर दें तो नहीं जाएगा। हल्का सा ऐसे ही कर पिलाया जाता है, लेकिन कौन करेगा, वैसे ऐसे कर देते हैं। तो देखिए आज पढ़ा जाएगा ना परिसंचरण तंत्र में। इसी तरह श्वसन तंत्र में देखिए ब्लड हम लोग हर जगह टच किए थे, श्वसन तंत्र में भी यही काम किए थे, श्वसन तंत्र में भी तो यही काम वो किए थे। क्या किए थे, श्वसन तंत्र में चले गए थे कहाँ पर, सांस लिए थे, फेफड़े में चला गया था, फेफड़े में वायु कोष्ठक थे, वायु कोष्ठक बैठे थे, वायु कोष्ठक से क्या मिले, ऑक्सीजन। अब ब्लड में क्या बैठा था, हीमोग्लोबिन, जो क्या किया था, O2 को ले लिया था,
और O2 को लेकर कहाँ भेज दिया था, ब्लड में भेज दिया था ना। यहाँ पर भी ब्लड मिल गए, क्योंकि सांस ले रहे हैं तो सांस, हवा नहीं जा सकती है चारों तरफ, जाता है चारों तरफ तो क्या जाएगा, ब्लड। तो यहाँ से पाचन तंत्र में मेरा शंकुर से लेकर चला जाता है, यहाँ से श्वसन तंत्र में से, फेफड़े में से ऑक्सीजन को कौन ले लेता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसको, ब्लड में पाया जाता है, और वो क्या कर देता है, सभी कोशिकाओं को प्रोवाइड करता रहता है। दोनों में देखिए ब्लड का संबंध था। अब क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ लिया जाए। परिसंचरण तंत्र यही ना हुआ, फ्लो तो करवाया सबको। जैसे हाथ को ऑक्सीजन चाहिए, हाथ को चाहिए, पैर को चाहिए, चारों तरफ में ऑक्सीजन चाहिए, कि सिर्फ फेफड़े को चाहिए, नहीं ना। तो इसीलिए समझ में आया, तो यही वजह थी। तो देखा जाए, देखिए क्या होता है परिसंचरण तंत्र की अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो ना, देखिए क्या है, यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है। देखिए एक तो विकसित होता है, इसको विकसित करने की जरूरत नहीं है, जब वो पैदा होते हैं तभी विकसित होते रहते हैं, हुए रहते हैं तभी तो। जब पैदा होते हैं तो सांस तो लेना ही है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, पैदा होगा तो सांस लेगा, और सांस लेगा तो उसमें नली जरूर होगी। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर क्या होगा, रासायनिक आदान प्रदान होता रहता है। रासायनिक होता है, यांत्रिक नहीं होता है। रासायनिक का मतलब हम लोगों को दिखता नहीं है। प्रोटीन को दे रहा है ब्लड जो है, प्रोटीन ले लिया तो दिखाई देगा, कार्बोहाइड्रेट लिया दिखाई दिया, फैट लिया दिखाई दिया, बाद में नहीं दिखाई देता है उसका असर। फैट का असर बाद में दिखाई देता है जब हम मोटे हो जाते हैं तब। लेकिन ये क्या करता है, जितने भी पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, लेकिन किस विधि द्वारा, तो रासायनिक विधि द्वारा, है ना। रासायनिक क्या करता है, आदान प्रदान करना होता है, यही होते हैं। परिसंचरण का मंत्र क्या होता है, आदान प्रदान करना, यही ना। हम आपको दिए हैं तो कल हम आपसे लेंगे। जैसे शादी ब्याह में न्योता देते हैं ना, तो क्या करते हैं, न्योता देंगे तो हम भी तो उतना ही लेंगे, लेकिन स्टेटस देख कर देते हैं न्योता। ज़्यादा अमीर है तो उसको ज़्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि वो उसको पता है कि हम इसको देंगे तो ये हमारा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। आदमी स्टेटस देख कर ही करता है सब कुछ। मेहमान भी लोग देख कर ही पानी पिलाते हैं। बढ़िया मेहमान आया है तो गुलाब जामुन मिठाई आता है, ऐसे आते हैं तो पार्ले जी बिस्कुट भी आ जाता है। पार्ले जी बिस्कुट 20 ये सब आ जाते हैं, यानी बिस्कुट से भी देते हैं, और जैसा रहता है मेहमान वैसे देते हैं। तो ऐसा ही ना, ऐसा नहीं होता है। लग रहा है कि आप जाते नहीं हैं कहीं, इसीलिए। अरे आप पैसे वाले हैं तो आपके साथ वैसा हुआ है। हम लोग भाई गरीब शरीफ आदमी, तो हम लोगों को भी पता चल जाता है। तो देखिए अब बात यह है ना कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र के प्रकार, यानी जंतुओं में परिसंचरण, जंतु मतलब जान लीजिएगा मानव हो चाहे जीव जंतु हो, सबके बारे में बात हो रही है ना। जंतु का मतलब जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव होंगे उनकी बात हो रही है, मानव का भी नहीं बोल रहे हैं, जंतु हो यानी एनिमल्स। तो देखिए इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। यानी खुला परिसंचरण तंत्र में ना ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, एक नली होती है, उसी में से ब्लड जाता है आता रहता है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में ना कई नसें होती हैं, कई नलियां होंगी, एक जाएगा तो दूसरा आने का रास्ता रहेगा, यानी आने जाने दोनों का रास्ता रहता है ना। तो परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार, एक होता है ओपन होता है तो एक होता है क्लोज्ड। तो देखिए ओपन किस में होंगे, यानी खुला परिसंचरण तंत्र, जो कीट उठ होते हैं उनमें ज़्यादा तो छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनमें ज़्यादा वो डक्ट यानी नली तो रहेंगे नहीं, यानी ब्लड को ले जाना ब्लड को ले आना उनमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो वो क्या होते हैं, खुला रहते हैं, यानी ब्लड जो होते हैं ऊतक में ही क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं, हट रहे हैं। तो देखिए क्या देखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए क्या होता है, ये
कि यह परिसंचरण तंत्र ऊतक द्रव्य एवं रुधिर में भरे असममित पात्रों का बना होता है। असममित, एक होता है सममित, एक होता है असममित, यानी उसका कोई समान आकार नहीं होता है ना। सममित का मतलब होता है कि जिसको बीचों बीच काट दीजिए और फिर ऐसे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाए, एक दूसरे पर आ जाए। जैसे हाथ है, काट दीजिए फिर ऐसे कर देंगे तो आ जाएंगे कि नहीं एक दूसरे पर। तो ये असममित होते हैं, यानी इनमें ज्यादा वो क्या होते हैं, इसको जो पात्र होते हैं, पात्र जानते हैं, बर्तन को भी कहते हैं पात्र। तो उसी तरह नस होते हैं, इनमें जो नली होती है वो कैसी होती है, असममित होती है। तो ये देखिए, यह परिसंचरण तंत्र ऊतक द्रव्य, ऊतक जानते हैं ना, ऊतक मसल्स जो ये सब बने हैं ना, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ऊतक, यानी टिश्यू। तो कोशिकाओं के समूह को ही तो ऊतक कहते हैं। तो यानी क्या होंगे, ऊतक द्रव्य एवं रुधिर में भरे असममित पात्रों का बना होता है। इनमें केशिका, केशिका मतलब जानते हैं, छोटी छोटी ये केस जानते हैं ना, इतनी पतली पतली क्या होती हैं, नसें होती हैं, उसी को कहा जाता है क्या, कैपिलरी। जैसी पतली नलिकाएं सदैव अनुपस्थित होती हैं, इनमें नहीं पाई जाती हैं। छोटी छोटी नसें, ये बाल की तरह जो होंगी नसें, वो इनमें नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उनको ऐसे धक्का दबा दीजिए, पच से पूरा फेंक देते हैं ना। देखिए, अनुपस्थित होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थों के सीधे संपर्क में रहती है। यानी ऊतक कहाँ रहता है, सीधे, अरे जो ब्लड रहता है सीधे ऊतक से संबंध में रहता है। जैसे यहाँ पर तो हम लोगों का यहाँ पर मसल्स हैं, है ना, लेकिन उस मसल्स में असंख्य क्या पाए जाते हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ पर सर अगर बंद है, चारों तरफ से तो बंद है, लेकिन कटता है तो ब्लड आ जाता है, तो नहीं आना चाहिए ना। तो जब ये कटता है ना, तो सब नसें भी कटती हैं साथ में। तो नस में क्या बह रहे हैं, ब्लड, तो वो कटेंगे तो ब्लड बाहर आएगा ना, कि नहीं आएगा, आएगा ही। इसीलिए वो कहीं भी कटता है ना, तो क्या हो जाते हैं, ब्लड आ जाते हैं ना। तो ऐसे ब्लड नहीं है, ब्लड सब हम लोग के शरीर में क्या है, पैक है, लेकिन कहीं कटेगा पीटेगा तो क्या होगा, ब्लड आ ही जाते हैं। समझ आ रहा है। तो ये क्या होते हैं कीड़े में, ये जो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अधिकांश आर्थ्रोपोडा। ये देखिए एक फूल का नाम है, एक जैसे जगत का नाम होता है आर्थ्रोपोडा। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, जितने भी कीट होंगे, कीट जानते हैं ना, कीट पतंगे होते हैं, कीट कीड़े मकोड़े, उनमें ये पाया जाता है। इनका जो होता है, नली नहीं होती है, कोई केशिकाएं नहीं पाई जाती है, ये सीधे ऊतक से क्या होते हैं, संबंध में रहते हैं। नहीं होता है, चलते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, हम लोग पैरों से इसे धक्का दबा देते हैं, पता चलता है उसका सब ब्लड बाहर, सीधा उसका अतड़ी सतड़ी सब क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, एक साथ हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है। तो उनमें क्या आते हैं, यानी खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, वो पाए जाते हैं। दूसरा आता है बंद परिसंचरण तंत्र ना। देखिए इसमें ना जितने बड़े बड़े जीव आएंगे, कार्ड्रेटा संघ के, कार्ड्रेटा जिसमें वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये संघ आपको क्लास 11th में मिलता है, 9th में भी मिलेगा, 9th में और 11th में ये मिलता है विस्तार से। 9th में थोड़ा सा दिया है, लेकिन 11th में इसको विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है, कार्ड्रेटा संघ को। तो देखिए इस परिसंचरण तंत्र से रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में क्या होती है, बहती है। यानी इनका एक निश्चित होगा, ये नहीं कि जिधर मन उधर ब्लड को बह जाएंगे। इनमें क्या होंगे, एक जाने वाला होगा तो दूसरा ले आने वाला होगा, आने जाने दोनों का क्या होगा, रास्ता दिया रहेगा। ये नहीं है कि जैसे मन एक कहीं में से आएंगे एक कहीं में से जाएंगे, क्योंकि वो किस में होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र में, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। तथा शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता है। देखिए सर बताए थे अभी बताए हैं ना कि ये जो ऊतक है, इससे जो ब्लड है कभी संपर्क में नहीं आएगा। कब आता है, जब कटता है तब आता है। अभी बताए ना कि कटेगा तो वो नस कटती हैं, नहीं होता है, कोई हल्का सा भी काटेगा ना तो क्या करती हैं, तो केशिकाएं कटती हैं। अभी बताएंगे जब पढ़ाएंगे अभी आगे इसके कि केशिकाएं क्या होती हैं, उससे अधिक क्या होती हैं,
जैसे एक होता है केशिका होती है, धमनी होती है, महाधमनी होती है, तो वो सब बताना है, छोटी धमनी, बड़ी धमनी। तो देखिए, यानी उनमें क्या पाई जाती है, कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब महीन, धागे के समान, जैसे बाल है ना, वैसी उनमें नसें पाई जाती हैं। सीधे संपर्क में नहीं आती है। शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है। यानी ये क्या करता है, क्योंकि हम लोगों को हर जगह, देखिए हम लोगों का शरीर कॉम्प्लेक्स से बना है। कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि आँख है, कान है, नाक है, हृदय है, फेफड़ा है। फेफड़े में छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं, पाया जाता है ना। उनको भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। फेफड़े को भी चाहिए। हम लोगों के हाथ पैर में उंगली है, इनको भी चाहिए। आँख है, आँख में भी देखेंगे ना तो छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। नहीं, ऐसे कर देखिए एक साइड से तरह, तो देखेंगे ना तो अखिया के साइडिया से इधर क्या होंगे, सब नसें दिखाई देती हैं। नहीं होता है, कोई एक तमाचा मार देता है तो आँखिया लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। कोई मार उड़ देता है ज़्यादा तो आँख लाल हो जाता है, या फिर जगह है तब आँख लाल हो जाता है। तो वो केशिकाओं में क्या हो जाता है, जब कोई मारता है ना तो केश नली में, यानी केशिका जो होती है नसें, उसमें ब्लड जम जाते हैं। तो वही 2 दिन सेकैया करते हैं, चाहे गर्म पानी से इसे धोते हैं, तो वही जो ब्लड जमा था उसको क्या कर देगा, खोल देगा। खोल देगा तो फिर फ्लो होने लगता है, तो फिर आँख क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो इनके एग्जाम्पल क्या आएंगे, देखिए एनीलिडा। एनीलिडा में यानी केचुआ। केचुआ का नाम जानते हैं, 2 दिल होते हैं इसके। केचुआ का 2 दिल होता है, हाँ, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। केचुआ जीव है जिसमें मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। एक तरफ मेल रहेगा तो दूसरी तरफ फीमेल रहेगी। हाँ, ये उभयचर, ये उभयलिंगी है कि इनमें मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं, और इनके 2 दिल होते हैं। समझ रहे हैं ना, वो गाना नहीं आया था, ऐ काश कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, सुने हैं? नहीं। तो केचुआ में ना 2 दिल होते हैं, यानी 2 दिल होंगे तो अभी ब्लड जब हृदय पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और चर्चाएं करेंगे। अरे हृदय तो इसके बाद ही ना आएगा। इसके बाद क्या आते हैं, कार्डिएटा। कार्डिएटा में क्या आ जाते हैं, खरगोश आ जाता है, भैंस आ जाता है, गाय आ जाता है, जितने भी आते हैं रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है, तो उनमें क्या होते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो वही क्या आ जाते हैं, मनुष्य, यानी हम लोग। मनुष्य मतलब मानव, मेल और फीमेल दोनों की बात होगी ना। तो ये क्या हो गए, परिसंचरण तंत्र की परिभाषा। और ये कितने प्रकार के होते थे, 2। अब आगे देखा जाए। देखिए अब जो पढ़ा जाएगा ब्लड के बारे में, क्योंकि ब्लड का ही क्या होता है, परिवहन होता है ना। परिवहन यानी परिसंचरण किसका करवा रहे थे, कब से, ब्लड का ही। तो देखिए ब्लड हम लोगों के शरीर का सबसे क्या होता है, अभिन्न अंग उसको माना गया है, क्योंकि ब्लड के बिना इंसान नहीं जी पाएगा। कौन ले जाएगा, कौन है जो लेकर जाएगा, कोई है? हम लोगों के शरीर में अगर कहीं कमी दिखेगी तो कौन लेकर जाएगा, कुछ तो होने चाहिए। तो कौन होता है, तो वो ब्लड होता है। देखिए ये क्या होते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब लिक्विड, लिक्विड ना, तरल का मतलब क्या हो गया, लिक्विड। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है कि नहीं, बहता है। साथ में कैसा है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा, संयोजी ना, संयोजी ऊतक। ब्लड ऐसा नहीं है ना कि ई हथवा का ब्लडवा दूसरा है, ई हथवा का ब्लडवा दूसरा है। सब ब्लड क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना। आज जुड़े हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कनेक्ट होना होता है ना, उसी को कहा जाता है ना कनेक्ट, कि किसी और को कहा जाएगा। तो वो कैसा होता है, ब्लड का कौन सा ऊतक होता है, तो संयोजी ऊतक होता है। बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि ब्लड जो है कौन सा ऊतक है, तो ब्लड जो है संयोजी ऊतक है, ठीक। और कैसा होता है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है ना, हाँ, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। एक बच्चे ने बताया कहाँ पर, अस्थि मज्जा,
यानी इसको कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। लेकिन वहां पर कुछ और लिखे हैं, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म में होती है। अस्थि मज्जा में तो ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन कब होता है? जब वो शिशु अवस्था यानी माँ के गर्भ से जब बाहर आता है ना, तो उस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन माँ के पेट में है, जब पहली बार जैसे उसका ब्लड का निर्माण होना शुरू हो गया, तो माँ के गर्भ में, यानी भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण उसे कहते हैं जब वो एक महिला को पता चल जाए कि वो माँ बनने वाली है, तब से लेकर जब तक वो पैदा न हो तब तक वो क्या होता है? भ्रूण अवस्था कहलाता है। लेकिन जो ही वो पैदा हो गया, वो क्या हो जाता है? अब एक बच्चा बन जाता है, शिशु बन जाता है, यही ना। यानी माँ के पेट में जब तक बच्चा है वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। और भ्रूण में ही क्या होते हैं? क्या पाया जाता है? माँ के गर्भ में एक अस्तर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मध्य जनन अस्तर, यानी जनन अस्तर, जिसका नाम क्या है? मीसोडर्म। तो भ्रूण अवस्था में, याद कर लीजिएगा, भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है तो मीसोडर्म में। वो ये वाला नाम जल्दी नहीं देता है एग्जाम में, मध्य जनन अस्तर नहीं देगा, मध्य जनन स्तर नहीं देगा। देखिए भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो मीसोडर्म में, मीसोडर्म, समझ गए ना? मीसोडर्म में कब होता है? भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण यानी उत्पत्ति मीसोडर्म में। लेकिन शिशु या वयस्क अवस्था में क्या हो जाएंगे? तो अस्थि मज्जा, जिसको क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? तो हड्डी है ना, हम लोग की स्केलेटन यानी हड्डी है, जैसे ये हड्डी है, तो इसके अंदर इसका निर्माण होता है। हड्डी के अंदर, हड्डी खोखली नहीं है, हड्डी जो है खोखली नहीं है। वो क्या होते हैं? उसमें देखेंगे तो कई जाल बनाए हुए हैं, जिसमें ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर ये हड्डी होती, अगर ये खोखला होता तो पीटते तो क्या होता है? खटखट आवाज आता है। खाली रहता है तो खटखट आवाज आता है, लेकिन खाली तो नहीं ना है। अब खाली नहीं है, इसमें क्या है? भरा हुआ है। अगर कोई भी चीज को, अगर ये क्या बोलते हैं, यही ये खाली है तो पीट रहे हैं तो आवाज आ जाती है, बहुत तेज आवाज आती है। लेकिन अगर यही भर जाए तो उतना आवाज करेगा। लेकिन दोनों का जो संपर्क हो रहे हैं तो पीटने पर तो कोई भी आवाज करता है, लेकिन खाली है तो क्या हो रहा है? ज्यादा आवाज कर रहा है। तो वही, तो हम लोगों के जो ब्लड होते हैं ना, कहाँ निर्माण होता है? वयस्क में, अस्थि मज्जा में। आप सही बोले थे, आपका आंसर सही है। लेकिन वो पूछेगा कि भ्रूण अवस्था में या फिर मस्तिष्क अवस्था में, लेकिन एक कंडीशन दे देगा कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो लिखेंगे भ्रूण अवस्था। वहाँ पर दिया रहेगा ऑप्शन में, अस्थि मज्जा भी दिया रहेगा, गलती मत करिए। तो वहाँ पर लिखा भी है कि जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर अर्थात मीसोडर्म में होती है। देखिए यह जल से क्या होता है? कुछ भारी होता है। जैसे पानी ले लीजिए, ब्लड गिर गया है जमीन पर, वो सूख गया होगा, उसको उठाकर जल में डालिए, वो डूब जाता है, ब्लड जो होता है अंदर चला जाता है। नहीं तो कभी ये जो लेते हैं पैथोलॉजी वाले अपना ब्लड, जैसे ब्लड लेते हैं ना, तो देखेंगे रेड वाला नीचे चला जाता है, ऊपर हल्का हल्का पीला दिखाई देने लगता है। हम दिखाएंगे आप लोगों को, लेंगे ब्लड, आप लोगों को दिखाएंगे। अरे बहुत कुछ बताना है जी, कि आप लोग खुद अपना ब्लड ग्रुप निकाल लें, इंजेक्शन से कैसे निकाला जाएगा सब आप लोग दिखा देंगे। जैसे आता है ना कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाएगा, तो आप लोग खुद पहचानेंगे अपना ब्लड निकाल के, एक एक स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। देखिए ये क्या होते हैं? जल से कुछ भारी होते हैं और कैसा होते हैं? चिपचिपा होते हैं ना। चिपचिपा नहीं होते तो कहीं कटता है, और ये चिपचिपा नहीं होते तो क्या वो ब्लड को रोक पाते हैं? चिपचिपा है यानी ये क्या करेगा? चिपका लेगा ना, चिपका लेगा तो वो क्या हो जाते हैं? ब्लड बहना बंद हो जाता है। ना तो हाथ में लेकर ब्लड को ऐसे करिए तो चीटी चीटी करता है, चिपचिपा की तरह। कभी किए हैं? नहीं, हाथ कट जाता है तो ऐसे लगता है कि कुछ खींच रहा है, चिपचिपा हो जाता है। और कैसा होता है? स्वाद में नमकीन होता है, स्वाद में नमकीन होता है। यानी किसी को नमकीन चाहिए तो ब्लड काट कर दे दिया जाए,
नहीं ना, ऐसा नहीं कर देगा। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, यानी 7.3 से 7.5 के मध्य होता है। हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। देखिए एकदम कहाँ पहुँचा है? बॉर्डर पर पहुँचा है ना। एकदम 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय हो जाता है, बस थोड़ा सा ना ऊपर पहुँचा है, 0.3 से 0.5 है, यानी बहुत हल्का सा गया है। बस बॉर्डर लाइन क्या कर दिया है? क्रॉस किया है। इसीलिए इसको क्या बोल दिए हैं? इसीलिए इसको क्या बोल दिए हैं? हल्का क्षारीय होता है। तथा और कैसा होता है? तो अपारदर्शी होता है, यानी ब्लड को कहीं गिरा कर आप पर देख पाएंगे नहीं ना, तो ये क्या हो जाते हैं? अपारदर्शी होते हैं। अब देखिए बात आती है कि मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार, जैसे जिसका वजन होगा उसके भार के अनुसार उसका क्या होगा? ब्लड भी होगा। और कितना होगा? तो 7 से 8%। देखिए जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो जैसा शरीर होगा उसके अनुसार उसके शरीर में क्या होंगे? ब्लड होंगे कि सब में एक ही बराबर होगा? नहीं ना। अगर एक 10 साल का बच्चा है और एक 25 साल का है और एक 35 साल का है, तीनों में क्या ब्लड एक ही रहेंगे? नहीं, उसके वजन के अनुसार उसके शरीर में क्या होते हैं? ब्लड पाए जाते हैं, वजन के अनुसार। अब जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 100 किलो का है, एक व्यक्ति 100 केजी का होगा, तो उसमें ब्लड की मात्रा कितना बोला है? 7 से 8%। तो 100%, 100 का 7 से 8% कितना होगा? 7 या फिर 8, यही ना होगा? 7 से 8 लीटर होने चाहिए ना, होगा कि नहीं? यानी कितना होगा? 7 से 8 लीटर, इतने, यानी 100 किलो का अगर व्यक्ति है तो उसके शरीर में 7 या 8 लीटर ब्लड होने चाहिए। अगर 5 लीटर होगा तो वो व्यक्ति क्या होगा? अस्वस्थ होगा, उसके शरीर में रोग होंगे। अच्छा 70 केजी का होगा तो 70 का 8% निकाल दिया जाए, 100, 8 सत्ते 56 के बटे में 10, यानी 5.6, यानी 5.5 लीटर ब्लड होने चाहिए। वही कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर उसके शरीर में क्या होंगे? ब्लड होने चाहिए। जैसे हम ही हैं 70-75 केजी के हैं, तो हमारे शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 6 लीटर ब्लड होने चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो हम जानेंगे क्या है? अस्वस्थ हैं। कम हुआ तो अस्वस्थ हैं, ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत हो जाता है, रोग बताया जाएगा आगे। अभी इतना जानिए रोग के बारे में। जब ब्लड का जो रोग होता है तो कमी से क्या होंगे और ज़्यादा से क्या होंगे, सबके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, समझ रहे हैं? यानी औसतन होना चाहिए कितना? 7 से 8% होने चाहिए। जैसे इसी बच्ची का है, कितना आपका वजन है? 44 केजी की है, मान कर चलते हैं 40 केजी की है, या चाहे 50 केजी की ना, 44 से मान लेते हैं। चलिए आप ही की बच्चियाँ मान लेते हैं। इस बच्ची ने कहा कि इसका वजन 44 है, तो 44 का 8% निकाले कि 7% बतिया वही आगे पीछे कर देंगे 1 लीटर बटे में 100। अब पूरा भाग करना पड़ेगा ना। 8 कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 थी 35, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35 है ना, होगा ना? हाँ, तो 32 3 कितना होगा? तो बताइए कितना है? 3.5, यानी कितना होना चाहिए? 3 से 4 लीटर इनमें ब्लड होना चाहिए। अभी लड़कियां में 7 लीटर ब्लड आ जाएगा तो क्या होगा? ये कहेगी हम खून के प्यासे थे, हम खून पी पी कर लाल हुए हैं ना, यही ना। निकाल सकते हैं सभी लोग अपना जितना वजन है, उस वजन से 7 या 8 से क्या करिए? गुणा करिए। 8 से करेंगे तो एक नीचे या ऊपर हो जाएगा, यानी दोनों के मध्य होगा, जो आएगा उसके मध्य में हो जाएगा। अगर कोई 50 केजी का है तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, यही ना होगा। तो निकालना सभी लोग जान जाएंगे। देखिए क्या होता है कि पुरुषों में जो होते हैं ना, स्त्रियों की अपेक्षा ब्लड ज़्यादा होते हैं।
पुरुषों में जो ब्लड होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं स्त्रियों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पुरुषों की जो शरीर होती है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, वजन में भी ज़्यादा होते हैं। जितनी मोटी अगर महिलाएं होती हैं, अगर उतना मोटा अगर पुरुष हो जाए तो उसका 1.5 गुना वजन हो जाता है। न तो एक 60 केजी 65 केजी की महिला थोड़ा मोटा दिखने लगती है और पुरुष अभी नॉर्मल दिखाई देता है। जैसे हमारा ये 70-75 केजी और 70-75 केजी की अगर महिला आ जाए तो वो इतना मोटा दिखाई देने लगेगी। तो यही होता है। और ब्लड में क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए वो आयरन, ये बच्चा, ये जो ब्लड होता है तो महिलाओं में क्या होते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं, इसीलिए उनका जो बॉडी होता है कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनका शरीर जो होता है कैसा होता है, हार्ड होता है ना। ये आयरन की मात्रा होती है, आयरन ज़्यादा पाया जाएगा, ब्लड ज़्यादा है तो आयरन की मात्रा ज़्यादा। आयरन क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो पुरुषों की शरीर कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है, और महिलाओं की क्या हो जाती है, सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहता है, कोमल रहता है, यही रहता है ना। तो ये तो रुधिर के बारे में बताए हैं। रुधिर के कई घटक हैं, यानी रुधिर के अंदर अब क्या क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाया जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबका भी पोस्टमार्टम किया जाए, एक एक करके सबको बता दिया जाए। ठीक, देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा रुधिर के घटक जानते हैं, कंपोनेंट्स। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट्स, यानी उसमें क्या क्या भाग पाए जाते हैं। जैसे हर एक चीज का घटक होता है ना, तो जैसे ब्लड तो हम बता दिए। अब ब्लड में जो है कौन सा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी उसके कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, यानी ब्लड में क्या पाए जाते हैं। तो एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, ब्लड में ना प्लाज्मा पाया जाता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए घटक दो ही होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक होता है रुधिराणु, यानी कणिकाएं। लाल ये जो हैं रुधिर कणिकाएं जिसको बोलते हैं, है। दो घटक पाए जाएंगे, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं, यानी रुधिर कणिकाएं, दो पाए जाते हैं। इन दोनों में से पहला जो होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा जो होता है रुधिराणु में जिसको कणिकाएं कहते हैं, उसके भी 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके भी 3 भाग हो जाते हैं, लेकिन ये अकेले जो प्लाज्मा होता है ये अकेले पाया जाता है। तो क्या देखिए, पहला जो आते हैं क्या, प्लाज्मा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस भाग में होता है। थोड़ा सा म्यूकस की तरफ होता है, चिपचिपा ना, जैसे ब्लड चिपचिपा होता है उसी तरह ये क्या होते हैं, प्लाज्मा भी म्यूकस की तरह होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, कि यह रुधिर का लगभग कितना भाग बनाता है, 55, लगभग 60 माना जाता है। कहीं कहीं किताब में आपका दे दिया होगा 60%। आज बच्चा 60% इसको मानता होगा ना। ये जो प्लाज्मा है ना, जैसे हम बताए थे ब्लड में कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो यही प्लाज्मा के कारण ब्लड क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाते हैं। तो देखिए क्या होते हैं प्लाज्मा में, कि यह रुधिर का लगभग कितना भाग बनाता है, तो 55। हम बता दिए, कहीं कहीं 60 भी लिखा होगा किताब में, तो उसे घबराइएगा मत, लगभग में होता है, क्योंकि लगभग लिखा है ना। जैसे कल हम वो क्या बोलते हैं, जैसे वेट निकाल रहे थे तो लगभग में मान रहे थे ना कि 4 से 5, 3 से 4, तो उसी तरह जिसमें 90% क्या पाए जाएंगे, जल पाए जाते हैं। 90% प्लाज्मा में 90% जल, और बाकी 10% में क्या होते हैं, देखिए जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल बताए हैं ना, जटिल का मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, और उसको क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाए। जैसे पाचन क्रिया में क्या होता था, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता था, है ना। तो वही क्या है कि यह जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का कौन सा भाग कहते हैं, निर्जीव भाग होता है, सजीव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि इसमें क्या होती है, रुधिर कणिकाओं का क्या हो जाता है, अभाव होता है। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का इसमें क्या हो जाते हैं, अभाव हो जाते हैं, जिस कारण ये क्या हो जाते हैं, इसको
निर्जीव कहा जाता है। बायो वाली है ना, बायो वाली है, अपने साथ ला दिए एक और बायो वाली। अकेले उसको अच्छा नहीं लग रहा था, 2 बायो वाले आ गए, बायो 1 बायो 2, यानी एक को बॉटनी कहा जाएगा, एक को जूलॉजी कहा जाएगा। कर रही है, देखिए बच्चा, अब बात आती है ना कि एक आता है कार्बनिक पदार्थ और एक आता है अकार्बनिक पदार्थ ना। तो देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन नहीं पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में दोनों पाए गए, प्लाज्मा में दोनों पाए गए हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक में कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं, तो देखिए क्या है कि प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थों में प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का मतलब होता है एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी ना। हर एक चीज का क्या होता है, एंटीबॉडी बना रहता है ना, बना रहता है। एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे हमको पेट दर्द कर रहा है तो कहते हैं एंटीबायोटिक दवा खा लो, बुखार होता है ना तो कहते हैं एंटीबॉडी दवा खा लो सही हो जाएगा। यानी रोग का क्या होता है, प्रतिरोग, उसका अपोजिट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। जैसे मम्मी है ना तो उनका एंटीबॉडी कौन है, पापा। अब पापा जब गुस्सा होते हैं बस मम्मी खड़ी हो जाती है तो सब गुस्सा हार जाते हैं, वहाँ पर सब लोग हार जाते हैं, हर एक पुरुष हार जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो गृह मंत्री है। गृह मंत्री से अगर झगड़ा होगा तो हारना तय है, वो हारना तय है, तो वो क्या हो जाती है, एंटीबॉडी हो जाती है। तो देखिए हर रोग का क्या होता है, प्रतिरक्षा होता है। तो क्या पाए जाएंगे, प्रतिरक्षी ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6, कार्बन पाया गया है ना, तो वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ होगा। ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ है ना। ग्लूकोज के बाद अमीनो अम्ल, याद कर लीजिएगा क्या क्या पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल यानी चर्बी, वसा। अगर हम यही खाना अगर खा रहे हैं ऑयली तो वो क्या होगा, सब ब्लड में मिल जाएगा, ब्लडवा को और गाढ़ा कर देगा, ऑयली हो जाएगा और ज़्यादा। तो वसीय अम्ल और हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन तथा प्रोटीन। अब प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे ये भी याद कर लीजिएगा, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और साथ में कौन सा है, हिपेरिन। ये मुख्य है प्रोटीन ब्लड में, जो सबसे ज़्यादा ये मुख्य जो होते हैं यही 5 हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन। ये 5 प्रोटीन इंपॉर्टेंट हैं। और भी कुछ पाए जाते हैं ब्लड में, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी क्या थी, प्रतिरक्षी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, हार्मोन्स, एंजाइम और प्रोटीन। प्रोटीन में ये 5 प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं, है ना। और देखिए अब बात आती है कि हिपेरिन, इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी, एक होता है हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये होते हैं। इसको अभी विस्तृत बता दे रहे हैं, अभी इसकी परिभाषा है, इसके बाद इसको थोड़ा सा क्योंकि मिटाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए हिपेरिन क्या होता है, ये कहता है ना कि हम ब्लड को जमने नहीं देंगे, शरीर में जो है हम ब्लड को जमने नहीं देंगे। देखो बच्चिया, हिपेरिन एक प्रोटीन का नाम है जो कहता है कि शरीर में कहीं ब्लड को जमने नहीं देंगे। नहीं जमता है, जमता है कहीं शरीर में ब्लड जम जाता है, अभी कहीं जमने नहीं देता है। लेकिन ये क्या कहता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कहता है कि हम ब्लड को जमाएंगे। एक कह रहा है कि हम जमने नहीं देंगे, ये 2 कह रहे हैं कि हम जमाएंगे, चाहे तुम कितना भी बल लगा लो। कौन जीतेगा, 2 वाला कि 1 वाला? 2 वाला जीतता है, छोटका जीत जाता है, बड़का दोनों हार जाते हैं। क्योंकि लास्ट में लिखे हैं कहाँ, इसमें हिपेरिन लास्ट में लिखे हैं ना, तो छोटका जीत जाते हैं, कहते हैं नहीं, तो वो घर वाले भी कहते हैं जाए दे, छोटा बात दे दो, यही कहते हैं ना। उसी तरह हिपेरिन बेचारा छोटा कहता है कि छोड़ो इसको। अब वो क्या करेगा, पूरे शरीर में ब्लड को क्या करेगा, फ्लो करता रहता है। हिपेरिन कहता है कि बहते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। ये सब कहते हैं कि तुम बहो, जितना बहना है बहो, हम है ना। लेकिन कभी कभी अचानक चोट लग जाती है, अब वो डर जाता है। अब वो डर जाएगा ना,
अब चोट लग गई और उसका काम था क्या, बहाना। अब वो बहेगा, अब वो डर लगने लगा उसको, क्योंकि बहेगा तो सब ब्लड क्या हो जाएंगे बाहर, तो तुरंत अब कहाँ भागता है दौड़कर, भाई दोनों के पास भागता है, कहता है भैया दोनों जाना जागा जाए, छोटका बड़का, छोटका मझुला भैया ना, अरे बड़का भैया और मझुला भैया दोनों लोग ना क्या करते हैं, जगा देता है, कहता है कि भैया चला जा, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, हमके कोई मार के हमें हमारे पूरा निकालत है प्रोटीन, यानी मार कर उसका प्रोटीन क्या किया जा रहा है, निकाल रहा है। अभी कहेंगे कि ऐसा कौन बात वो तोरा के मार दलस, चले छोटका के कोई मर ले बच्चों। अब तुरंत दोनों क्या हो जाते हैं, वहां पर एक्टिव हो जाते हैं, वहीं पर हचाक से क्या हो जाएंगे, कहेंगे चल हम एक्टिव हो गए, और तुरंत वो क्या करते हैं, कहीं कट पीट जाता है तो दबा देते हैं कि नहीं, 4 मिनट तक कहीं भी कटा पीटा रहेगा, अगर 4-5 मिनट तक उसको लगातार दबाए रहिए तो क्या हो जाते हैं, ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं ब्लड को बहने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। आई कब रोकते हैं, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब, जो ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे ये क्या हो जाएंगे, क्लोटिंग कर लेंगे, यानी जम जाते हैं, स्कंदन कर लेते हैं, और जो ही जम जाएंगे तो ब्लड बहना बंद। अभी हंसना शुरू, अब ये दांतना चियारेगा, कहेगा अब हम अपना काम करेंगे, आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। अब ये उड़ने लगेगा और थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, फिर से बहना शुरू, तो बेचारा फिर चुप, थुथुर इसका क्या हो जाएगा, लटक जाएगा फिर से। फिर अब ये दोनों कहेंगे कि कनी है ना, शांति से बैठ। होता है ना, जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए थे, जब वो मेघनाथ जब उनको मूर्छित किया था तो क्या हुआ था, जब वो संजीवनी ब्यूटी से जब वो जगे तो लगे चिल्लाने, कहाँ है कहाँ है, लक्ष्मण जी लगे चिल्लाने, तो राम जी कह रहे थोड़ा भी शांत रहो, अभी जगे हो, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते हैं, छोटका तो छोटका होते हैं, वो हमेशा उड़ते रहते हैं, क्योंकि पता है उसको कि बड़े भाई हैं। तो वही है, देखिए इस समझ में आया क्या, कि हिपेरिन क्या कहता है कि मानव रुधिर प्रति स्पंदन की भूमिका निभाता है। प्रति स्पंदन का मतलब जानते हैं क्या होगा, ब्लड को जमने नहीं देता है। वाहिनियों में रुधिर का स्पंदन देख रहे हैं ना, स्पंदन मतलब क्लोटिंग, क्लोटिंग का मतलब होता है रुधिर का जमना, रुधिर का जमना, यानी जमने नहीं देता है। स्कंदन का मतलब होगा कि रुधिर को जमने नहीं देता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर के स्पंदन में क्या हो जाता है, सहायता करता है, यानी ब्लड को जमने में क्या कर देता है, सहायता करता है। हो गया ना। इसके बाद देखिए अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं इसमें, और अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाए जाएंगे, पोटेशियम, के का सिंबल होता है ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि आते हैं, है ना। इसीलिए थोड़ा सा ब्लडवा जो होता है जब चखते हैं तो हल्का सा नमक की तरह लगता है ना, कुछ नमकीन, हल्का नमकीन लगता है। कल लिखवाए भी थे, अरे कल काहे किए, आज है ना। तो क्या हुआ था, क्योंकि देखिए सोडियम भी पाए गए और क्लोराइड भी पाए गए, तो NaCl मिला कि नहीं मिला, तो हल्का सा क्या होता है, नमकीन होता है, यानी चाय के साथ हम ब्लड को ले सकते हैं ना। कुछ नमकीन होना चाहिए ना, चाय पीते हैं तो नमकीन चाहिए, तो उसको ब्लड काट कर दे दीजिए, लीजिए इसमें नमकीन होगा, नहीं है, कहते हैं हम खून के प्यासे हैं। तो ये समझ में आया है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। इसमें 90% क्या होते हैं, जल होते हैं, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक भाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये ब्लड का कौन सा कितने भाग बनाता है, 55। इसमें अकार्बनिक पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के फास्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब पाए जाते हैं। और जबकि अकार्बनिक में प्रतिरक्षी, ग्लूकोज, वसी अम्ल, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं ना। ये तो हो गया। इसके और घटक देखा जाए, देखिए रुधिर का जो दूसरा भाग होता है वो होता है रुधिर, रुधिर कणिकाएं या फिर रुधिर अणु। रुधिर अणु, अणु मतलब छोटे छोटे कण, अणु का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे कण, यानी रुधिर और अणु, उसी को मिलाकर क्या बन जाते हैं, रुधिराणु या फिर रुधिर कणिकाएं।
ये बचिए। तो देखिए अगर वो 55% भाग बना रहा था तो दुए को भाग है ना, अगर एक को हम 55 दे दिए तो दूसरे को कितना देंगे? 45 देंगे, क्योंकि 100% पर होता है। तो एक को 55 दे दिए तो दूसरा कितना भाग होगा? 45। या क्या होता है, रुधिर का लगभग 45% भाग बनाता है। और मानव में रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। देखिए तीनों का अलग अलग कार्य है। जैसे आरबीसी है ना, तो हमारे शरीर में क्या हो रहे हैं, ब्लड में चारों तरफ वो दौड़ते रहते हैं और उनमें क्या पाए जाते हैं? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करना। जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सबका अलग अलग काम बांटा गया है। जैसे आरबीसी 3 भाग हुए, तीनों में अलग अलग हैं। तो आरबीसी में भी पाया गया है क्या? हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का होता है। पूछता है बहुविकल्पी में कि ब्लड का रंग लाल रंग होने का क्या कारण है? तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें HB लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी जो होती है लाल रंग की होती है। और वो HB यानी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? श्वसन क्रिया में जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में प्रोवाइड कराएगा, यही ना। WBC है, तो हम लोगों को दिन भर में पता नहीं कितनी बार हम लोग काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, चोटें लगती हैं, तो उस चोट को ठीक करने का काम कौन करता है? तो WBC। ये शरीर का प्रहरी होता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुने हैं, वही ये काम करता है कि कहीं अगर चोट लग जाए, चाहे हम लोगों को कहीं से कोई रोग अगर आ गया, तो उस रोग को ठीक करने का काम WBC का है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? उसको क्या बोलते हैं? ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड को थक्का बनाने का, अगर जिसका ब्लड प्लेटलेट्स कम होगा ना, तो वो ब्लड कहीं कट पिट जाएगा, तो वो काम नहीं करता है। वो तो जाल बनाते हैं ना, वो प्रोटीन है, लेकिन मेन जो होता है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स जिसका कम हो जाएगा, तो वो जो प्रोटीन बताए हैं रिप्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, वो भी काम करना बंद करेंगी। और जब काम करना बंद करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? ब्लड पानी की तरह हो जाएगा। अच्छा, पानी की तरह हो जाएगा तो कहीं कटेगा पीटेगा तो क्या होगा? बहता रहता है। जैसे शुगर के मरीज होते हैं, शुगर जिसको डायबिटीज बोलते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं? प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स कम होंगे तो इसीलिए वो कहीं कटता पीटता है तो वो डरते हैं। शुगर के मरीज बहुत डरते हैं, कहीं कटेगा पीटेगा तो वो फिर रुकता नहीं है जल्दी। और जिनका पीक लेवल पर होगा, उसका तो कहीं सुई से भी अगर पहुँच देंगे तो पता चला कि वो बहता रहेगा, बहुत बहता है। और कहीं कट पीट जाए, उनका ऑपरेशन तक नहीं हो पाता है। दांत में अगर दर्द है तो दांत का निकलवाने में भी उन लोगों को डर लगता है कि ब्लड अगर नहीं रुका तो फिर क्या होगा। तो पहले शुगर को मेंटेन किया जाता है। तो आइए देखते हैं, पहले क्या देखेंगे? लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको क्या बोलते हैं? आरबीसी। यस लिखते हैं क्योंकि ये बहुवचन, अगर इसको हटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो लिखिए सकते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, मानव रुधिर में इनकी मात्रा लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। जैसा नहीं होता है कि किसी के ब्लड में अगर हमको चेक करना है कि आरबीसी की मात्रा कितनी है, तो कैसे चेक करेंगे? हम उसका पूरा ब्लडवा निकालेंगे? नहीं ना, एक मात्रा ले लेते हैं। जैसे सिरिंज से निकालते हैं वो सब, तो 10 ml निकालते होंगे। कहते हैं ये टेस्ट करे के बाद इतना ब्लड निकाल ले होगा, कहते हैं ना सब। दिमाग में तो यही होता है कि एक ब्लड निकालना, हमको क्या एक बस खाली बुखार करना था टेस्ट टाइफाइड का, और उतना निकाल ले होगा, यही बोलते हैं सब लोग। कहते हैं इतना ब्लड निकाल लो, तो बस खाली देख के एकदम क्यों निकालता है? वो 10 ml निकालता है, क्योंकि 10 ml में क्या होंगे वो सब पता करेगा। शरीर में मान लेते हैं हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, ठीक, इतना है। इसमें से 10 मिलीलीटर क्या कर दिए? निकाल दिए। और इस 10 ml में हम पता करेंगे कि इसका आरबीसी की मात्रा कितनी है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी है, प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है। अगर ये पता चल जाए तो हम पूरे ब्लड का नहीं निकाल देंगे। जैसे एक कमरा है,
और एक पेटी को रखना है, एक पेटी को एक कमरे में, उसमें पेटियां रखनी है। तो क्या करेंगे, कितनी पेटियां आएंगी कैसे पता चलेगा? तो पहले क्या करेंगे, कमरे का पूरा आयतन निकालेंगे, फिर पेटी का आयतन निकालेंगे और फिर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, तो पता चल जाता है कि नहीं। उसी तरह नहीं चल जाएगा कि इतने पेटी आएंगी। उसी तरह 5 लीटर है, 10 ml में हम क्या किए, निकाल लिए किसका, आरबीसी की मात्रा। तो हम पूरे ब्लड में नहीं बता देंगे, नहीं कहते हैं कि 2% है, 4% है इसके अंदर ब्लड, हीमोग्लोबिन इतना है, बताते हैं ना सब। कैसे बताते हैं, क्योंकि वो निकाले रहते हैं ब्लड 10 ml, इसीलिए वो 10 ml निकालते हैं, कम नहीं निकालेंगे। कम निकालेंगे तो हो सकता है कि उनको काउंटिंग करने में दिक्कत होगी, तो वो क्या करते हैं, इतना ब्लड 5 ml 10 ml क्या कर लेते हैं, निकालते हैं, क्योंकि उसमें जब आएगा ना तो उसकी मात्रा गिनकर आएगी, तो इसीलिए वो उतना निकालते हैं। 5 लीटर कैसे पता चलेगा, तो बच्चा वो उसका काउंटिंग होगी ना, आरबीसी डाल। तो ये बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने पाए गए हैं, 45 से 55। अगर उससे कम बेसी आएगा तो तुरंत उसकी मात्रा नहीं काउंटिंग कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि एक कमरे में 50 पेटी आ रही है और दूसरे कमरे में 40 आ रही है, तो आपको तुरंत नहीं आ जाएगा कि वो कमरा छोटा होगा, तुरंत हो जाएगा। एक में 35 आ जाएगा तो तुरंत कहेंगे कि वो भी कमरा छोटा है। एक में अगर 70 आ गया तो उसी तरह ये आरबीसी की जब मात्रा घटने बढ़ने लगेगी तो समझ में आ जाता है कि इसमें इतना ब्लड होते हैं। क्योंकि कितना है, 50 से 45 से 55 है। अगर उतना आ गया तो कह देंगे कि 5 लीटर है, अगर 35 आ गया तो कहेंगे कि 3 लीटर है। उसके अनुसार वो अपना काउंटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कैसे होते हैं, तो लाल रंग की केंद्रक रहित होते हैं, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा, क्या इसमें डीएनए का खोज हो पाएगा? केंद्रक में ही बैठा है डीएनए, तो ये नहीं होता है। कहा जाता है ना कि ब्लड लेने के बाद वो डीएनए का टेस्ट होता है, तो डीएनए का टेस्ट होगा तो कौन सा भाग का वो सब टेस्ट करते हैं, आरबीसी का तो होगा नहीं, क्योंकि आरबीसी के द्वारा डीएनए का टेस्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए उभयोत्तल कणिकाएं होती है, यानी उभयोत्तल। उभयोत्तल जानते हैं, टॉफी होती है एम्पेलिबे, हल्का सा धसा रहता है, वैसा ही इसका क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कैसा होंगे, बीच में क्या होंगे, धसे रहते हैं। उभयोत्तल कणिकाएं होती हैं, इनका लाल रंग इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। जो भी बताए हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या होते हैं, लाल होते हैं। ये ऑक्सीजन के परिवहन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वही ना हीमोग्लोबिन है ना, कब बोल लेता है, बताया भी है पीछे फेफड़े में हम बताए थे इसको विधिवत कि कैसे लेता है हीमोग्लोबिन और कैसे पूरे शरीर में प्रोवाइड करता है। और देखिए इनका जीवन काल कितना होता है, तो बच्चा 120 दिन होता है। अर्थात अगर हम आज किसी को ब्लड दे देंगे ना, तो अब क्या करेंगे, अगले 3 महीने तक हमारा कोई ब्लड नहीं लेगा। अब 3 महीने के बाद किसी और को दिया जाएगा, क्योंकि हम जितना आरबीसी हमारा खत्म हुआ था, अब उतना बनने में टाइम तो लगेगा 3 महीना, और 3 महीने के बाद चौथे मंथ में हम किसी और को क्या कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। यानी ये जो होते हैं 3 महीने तक ये हमारे ब्लड में चलते रहते हैं, फिर मर जाते हैं। मरकर उत्सर्जी अंगों द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया जीवन भर चलती रहती है। इसके बाद इसी का दूसरा भाग आता है क्या, श्वेत रुधिर कणिकाएं, अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी WBC ना। ये देखिए ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी, यानी ये इससे क्या होंगे, लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती हैं, संख्या में कम होती है। आकार में तो बड़ी हैं लेकिन संख्या में बहुत कम है। कम में नहीं है, बहुत कम है। 500 से 1000 है। और कितना है, 55। बहुत हो गया कि नहीं। एक गोल्ड है तो एक आयरन है, इतना अंतर है, लेकिन ये मजबूत है। एक गोल्ड ले लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ, तो वही कहानी इसके साथ हो गया। देखिए क्यूबिक प्रति mm होती है। ये क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, यानी इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। और केंद्रक पाए जाएंगे तो डीएनए पाए जाएंगे, तो इससे क्या हो सकता है, डीएनए का टेस्ट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो ब्लड के कौन से भाग से होता है, तो
WBC से उसका क्या होता है, DNA का टेस्ट होता है। और कैसा होता है, अमीबाब, यानी अमीबा क्या, इसका स्ट्रक्चर कोई निश्चित नहीं होता है। इसका तो स्ट्रक्चर पता था, उभयोत्तर होता है, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन केंद्रक पाए जाते हैं। और कैसा होता है, रंगहीन, नामे से पता चल रहा है श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद कलर के दिखाई देंगे। इनका जीवन काल कितना होता है, 1 से 2 ही दिन होता है, क्योंकि दिन भर में हम कितना काम करते हैं, थकते हैं। तो एक तो ये मारने में काम करता है और फिर क्या कर देता है, अपने खुद मर जाता है, फिर कल पैदा हो जाएगा अलग से उतना। तो देखिए वो कितना था, 45 से 55 लाख तो चल रहे थे। इस बेचारे की सैलरी कितनी है, 5 से, तो एक ही दिन न चलेगा, उसका चल जाता है 3 महीने। यही ना होता है। मजदूर लोग का क्या होता है, रोज़ काम करते हैं, रोज़ खाते हैं, फिर कल कमा कर आएंगे, फिर लेकर आएंगे। अब जिसके पास पैसा होता है तो स्टोर कर रखा रहता है, तो वही होता है। और ये क्या करता है, यह शरीर में रोग प्रतिरक्षा का क्या करता है, कार्य करता है। यानी शरीर में कोई भी रोग आएगा उसको एकदम तैयार रहेगा उसको मारने के लिए। कोई भी रोग अगर शरीर में बुखार आ गया, चाहे कोई भी रोग आएगा, उसको ये मारने का काम करता है। लेकिन कभी कभी रोग जो होते हैं नासूर हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, सही नहीं हो पाते हैं। जैसे कैंसर, कैंसर है ना, तो कैंसर अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। आपको बुखार होगा, टैबलेट खाती हैं, मेडिकल से लेकर इधर उधर करेंगे, लेकिन कब तक ये बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा, एक लिमिट तक ना। और वही जब लिमिट क्रॉस हो जाता है तो ये भी क्या हो जाते हैं, इनकी संख्याएं अब कम होने लगती हैं। और जब कम होने लगेंगी तो कैंसर का जो वायरस होगा वो पूरे शरीर में क्या कर लेगा, घेर लेगा। और इसकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और जब कम हो गई तो उसका एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा घेर लेता है। तो ऐसे ही रोग होते हैं, रोग अचानक नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। हम लोग जाते हैं मेडिकल से, कोई भी दवा लेकर एंटीबायोटिक खाकर सही हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों क्या हुआ। समझे, ये हो गया। अब तीसरा भाग क्या है, प्लेटलेट्स, और इसके बाद देखा जाए रुधिर के कार्य। देखिए रुधिराणु का जो तीसरा नंबर है वो है रुधिर प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो देखिए प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है, ब्लड को थक्का बनाना। अर्थात ये क्या करता है, कहीं चोट वोट लग जाती है तो ये ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। जैसे आरबीसी था तो ऑक्सीजन को फ्लो कर रहा था, आरबीसी किसको ले रहा है, तो ऑक्सीजन को ले रहा है और पूरे शरीर में क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, तो रोग प्रतिरक्षा का कार्य कर रहा है। लेकिन प्लेटलेट्स ये क्या कार्य करता है, तो ब्लड को ब्लड कोटिंग कर देता है, ब्लड क्लोटिंग ये काम कर देता है, यानी ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। और ये किसमें पाए जाते हैं, तो केवल स्तनधारियों में। स्तनधारी किसे कहती हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अर्थात देखिए क्या है कि ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाए जाते हैं, यानी जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें ये पाए जाते हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 से 5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और ये क्या होते हैं, केंद्रक रहित होते हैं, यानी इनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक पाया नहीं गया तो क्या होंगे, डीएनए का टेस्ट नहीं हो सकता है। और क्या होते हैं, गोल होता है या फिर कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। लेकिन देखिए चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कहीं चोट लग जाएगा तो ब्लड कोटिंग करने में ये सहायक होता है। देखिए अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि शुगर के मरीज को उनमें क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर वो चोट लग जाते हैं तो ब्लड कोटिंग नहीं कर पाता है। तो ये उनमें क्या होती हैं, समस्याएं होती रहती हैं। तो ये जो होते हैं प्लेटलेट्स, एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं डेंगू। डेंगू एक बीमारी आती है जो यहाँ पर प्लेटलेट्स की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और जब कम होंगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, पानी की तरह, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है। अब देखिए ये तो हो गए तीनों के अलग अलग कार्य हैं। अब क्या देखा जाएगा, रुधिर के कार्य, यानी अब अगली जो टॉपिक है रुधिर के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ ब्लड। तो आइए अब उसको भी देखा जाए। देखिए अब क्या देखा जाएगा, रुधिर के कार्य। तो पहला जो आता है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन ना। तो
तो देखिए हम बताएं अभी कि क्या होता है कि फेफड़ा है, तो फेफड़े में क्या जाते हैं ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को ले आता है और पूरे शरीर में प्रोवाइड कर देता है। तो वही क्राइटेरिया है क्या कि रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य माध्यम है, क्योंकि आरबीसी है और आरबीसी में क्या पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को लेता है फेफड़े से और पूरे शरीर में प्रवाह करता है। अर्थात आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक यानी एक अस्थायी यौगिक क्या बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखिए अस्थायी बनाता है, अस्थायी नहीं, क्योंकि यह क्राइटेरिया बारंबार होती है, यानी हर बार करता है, तो इसीलिए क्या होता है अस्थायी होते हैं, जो ऊतक में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाते हैं, यानी किसमें भी खंडित हो जाएंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया किया था तो क्या बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से क्या होंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जाकर वहाँ पर टूट जाते हैं और लास्ट में क्या हो जाते हैं ऑक्सीजन जो होता है ऊतक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, यानी जो ऊतक होते हैं, तो ऊतक तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो वो ऊतक क्या कर लेता है ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और वहाँ से क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा यानी छोड़ेगा। तो वही क्या करेंगे फिर फेफड़े के पास जाएगा और वहाँ से क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे और ऑक्सीजन को फिर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या आते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। देखिए पोषक पदार्थ नहीं होता है जैसे पाचन क्रिया में जो होते हैं छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और क्या कर देते हैं ब्लड को दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं पूरे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन होता रहता है। तो वही है रुधिर पोषक पदार्थों को ग्रहण करके इन्हें पहले कहाँ भेजेगा यकृत यानी लीवर में पहुंचाता है, फिर आवश्यकता अनुसार पूरे शरीर में इनकी आपूर्ति होती है। अर्थात किसको कितना देना है क्या देना है पोषक पदार्थ उसको वो दे देता है। मान लेते हैं नहीं होता है कि कभी सर दर्द हो रहा है तो वहाँ को पोषक पदार्थ सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उसको क्या करता है वहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करता है। यानी कोई भी अगर रोग अगर हो गया, अगर हम खा पी रहे हैं तो वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में पहले कौन भेजेगा लीवर में, और लीवर क्या करेगा सबसे पहले जिसको ज़्यादा आवश्यकता होगी उसको वहाँ पर भेज देता है। इसके बाद आता है शारीरिक ताप का नियंत्रण एवं नियमन। देखिए रुधिर जो होता है हम लोग के शरीर में क्या होते हैं बहते रहते हैं, तो बहते रहते हैं तो हम लोग के शरीर का टेम्परेचर क्या करता है बनाए रखता है। तो यह भी एक काम करने का करता है कि रुधिर शरीर के सभी भागों में ताप को समान बनाए रखता है। और लास्ट वाला है रोगों से बचाव। देखिए शरीर में जब कोई घाव हो जाता है यानी शरीर में जब कोई घाव हो जाता है या हानिकारक जीवाणु या विषाणु क्या हो जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं, यानी बैक्टीरिया हुआ या फिर वायरस हुआ या फिर कहीं घाव हो जाते हैं, तो घाव हो जाएगा तो शरीर में जो ब्लड में WBC है वो पहले क्या करेगा वायरस को और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वो तो उससे लड़ना शुरू हो जाता है जिसके कारण उसको क्या कहते हैं WBC को प्रहरी कहते हैं। लेकिन जब घाव हो जाते हैं तो ये ब्लड पहले क्या करते हैं वहाँ के जितने भी बैक्टीरिया होंगे चाहे वायरस होंगे उनको मार देता है और मारकर उनको क्या कर देता है वहाँ पर मवाद बना देता है, और वही जब मवाद बन जाते हैं तो उसको क्या करते हैं शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी पहले जो घाव या चोट लगाए तो मवाद तो बनेंगे, तो वही मवाद को क्या कर देता है ये WBC पूरी तरह से उसकी बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है और अंत में क्या कर देते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वही लिखा है क्या शरीर में जब कोई घाव हो जाता है या हानिकारक जीवाणु विषाणु आदि का आक्रमण होता है तो WBC वहाँ पहुँचकर रोगाणुओं से लड़ता है और मवाद बना देता है, फिर शरीर से बाहर निकाल देता है। तो देखिए बच्चा क्या है कि ये जो ब्लड है जो परिवहन यानी परिवहन के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र आए थे, तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें थी सब बता दिए। अब जो अगला जो टॉपिक आएगा वो होता है हृदय, क्योंकि वही पंपिंग का काम करते हैं यानी पूरे शरीर में जो ब्लड को भेजने का काम करता है वह होता है हृदय। तो उसको हम क्या करेंगे अगले टॉपिक में लेकर आएंगे।